नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। न्यूज़ 10 में डालेंगे नजर देश और दुनिया की खबरों पर। नजर होगी आज से जम्मू कश्मीर के कठुआ में शुरू हो रहा मेगा स्टार्टअप एक्सपो। साथ ही आज से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की 2 दिवसीय नेपाल यात्रा भी हो रही है शुरू। इसके साथ ही कड़ाके की ठंड में कांपा है उत्तर भारत। क्या हो रही है तैयारियां इस ठंड से निपटने के लिए। साथ ही आज विश्व ब्रेल दिवस भी मनाया जा रहा है। खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय खेल और कारोबार से जुड़ी हुई भी। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 में हेडलाइंस के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जम्मू कश्मीर के कठुआ में मेगा स्टार्टअप एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। उत्तर भारत में उभरती स्टार्टअप संभावनाओं पर आधारित है प्रदर्शनी। 25 स्टार्टअप ले रहे हैं हिस्सा। गृह मंत्री अमित शाह आज दलहन में आत्मनिर्भरता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को करेंगे संबोधित। तूर दाल की खरीद के लिए पोर्टल का करेंगे लोकार्पण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का 2 दिवसीय नेपाल दौरा आज से। नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक में लेंगे भाग। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। अगले 3 दिनों तक कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट। मौसम विभाग ने दक्षिण के राज्यों में बारिश का जताया अनुमान। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में व्हाइट हाउस ने ईरान में हुए धमाके के पीछे अमेरिका और इजरायल का हाथ होने से किया इनकार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने हमले की कड़ी निंदा की। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा हमलावर को चुकानी होगी कीमत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोलोराडो की शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। कोलोराडो कोर्ट ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रंप को अयोग्य किया था घोषित। खेल की खबरों में केप टाउन टेस्ट के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 65 रन से आगे खेलना करेगा शुरू। भारत के पास अब भी 36 रन की बढ़त। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आज से ऐतिहासिक मेगा स्टार्टअप एक्सपो शुरू होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसका उद्घाटन करेंगे। एक्सपो को लेकर स्थानीय लोगों में विशेषकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। युवाओं ने उम्मीद जताई है कि एक्सपो से राज्य में रोजगार की नई राह खुलेगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक मेगा स्टार्टअप एक्सपो शुरू होने जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर के लिए एक अग्रणी उद्यम का प्रतीक है। गुरुवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एलजी मनोज सिन्हा और भारत के विज्ञान, शिक्षा और उद्योग जगत के प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहेंगे। उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान विषय के तहत BIRAC, DBT और CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक्सपो में उत्तर भारत के 25 स्टार्टअप प्रदर्शित किए जाएंगे। ये नव प्रवर्तक कृषि, औद्योगिक, जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा उपकरण, खाद्य प्रौद्योगिकी, न्यूट्रास्यूटिकल्स, सुगंध और अंतरिक्ष में फैले अपने अभूतपूर्व कार्य का अनावरण करेंगे। Startup does not mean only IT, because incidentally it came from abroad, got landed in Bengaluru and got identified with IT. So this aroma, this vaccine, these are all examples of non-IT startups, which might require a skill of a different nature, not necessarily an IITian. And that is one reason why they are choosing B towns to have these expos. आयोजन का मुख्य उद्देश्य नव प्रवर्तन, सहयोग और विकास को बढ़ावा देते हुए नवोदित उद्यमियों और अनुभवी आकाओं के लिए एक अभिसरण बिंदु बनाना है। चयनित स्टार्टअप एक्सपो के दौरान विभिन्न नवाचार प्रस्तुत करेंगे, जिससे उपस्थित लोगों को अत्याधुनिक तकनीकों का व्यवहारिक अनुभव मिलेगा। Just about 350 startups in 2014, we are more than 1 lakh. And that has also paved the way and sort of tried to give a different direction to the Indian mindset that there is livelihood outside the government job, which could be sometimes much more lucrative. व्यवसायिक क्षेत्र से परे ये एक्सपो जम्मू क्षेत्र के स्थानीय युवाओं, छात्रों, उभरते उद्यमियों, युवा किसानों और महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखता है। इस तरह के आयोजनों का अंतिम लक्ष्य युवाओं को स्टार्टअप करियर के लिए प्रोत्साहित करना है,
जिससे देश की आत्मनिर्भरता की यात्रा में योगदान दिया जा सके। कठुआ में मेगा स्टार्टअप एक्सपो से नवाचार और आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस आयोजन में उत्तर भारत के कुल 25 स्टार्टअप हिस्सा लेंगे जो नवाचार में नए मुकाम हासिल करने, बदलाव को अपनाने और आत्मनिर्भर भविष्य का रास्ता खोलने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन विनय तिवारी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। कठुआ में शुरू हो रहे मेगा स्टार्टअप एक्सपो को लेकर बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के एमडी जितेंद्र कुमार से बात की है हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एमडी बीरा के जो डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जो बात करेंगे हमसे जो अभी नया एक्सपो स्टार्ट होने वाला कठुआ में। सर, ये जो एक्सपो है ये अपने आप में एक अलग से ही है क्योंकि नॉर्थ इंडिया से नया ट्रेंड बताएगा और कठुआ जहाँ पे इस तरीके के कभी इवेंट नहीं हुए थे वो पहली बार होस्ट करने जा रहा है। जी, कठुआ एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमारे लिए। हमें लगता है कि कठुआ में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहाँ बायोडाइवर्सिटी है जो कि स्टार्टअप्स, वहाँ के स्टार्टअप्स उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं और बायरेक की फंडिंग मैकेनिज़म्स है, मेंटरशिप है, उनको सपोर्ट जो हमारा मिलता है। हमने बायोनेस सेट किया है, वहाँ पर बायोटेक पार्क सेट किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, IIIM जम्मू है। तो एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम विकसित हो रहा है जो हमें लगता है कि ये नॉर्थ इंडिया के लिए, उत्तर भारत के लिए एक एग्जाम्पल रहेगा। सर, इस पर्टिकुलर एक्सपो में 25 से ज़्यादा स्टार्टअप आ रहे हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे ले जाने, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में? हमने देखा साउथ इंडिया तो डीप टेक और इसमें आगे बढ़ चुका है लेकिन नॉर्थ में उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया, तो कितना महत्वपूर्ण होगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है क्योंकि इससे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि देश के हर भाग में हम इकोसिस्टम को बढ़ावा देंगे, बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे। हमें देखने में ये आ रहा है कि टियर 2 सिटीज़ में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं और इनोवेटर्स हैं जो चाहते हैं कि उनको मदद मिले और वो आगे जाएं। तो ये नॉर्थ इंडिया कठुआ जो हम शो जहाँ एक्सपो करने वाले हैं वो एक एग्जाम्पल सेट करेगा पूरे भारत के लिए, जहाँ पे कि कोई भी टियर 2 सिटीज़ ये ना समझे कि उन्हें वो चीज़ें ना मिली जो बेंगलोर में हैं और उनको सपोर्ट ना मिला जो हैदराबाद में है। भारत किस तरीके की भूमिका अदा कर सकता है अगले 5 साल में, जहाँ पे ऑलरेडी हम भारत 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है स्टार्टअप का, उसको आगे लेके जाने में? बायरेक एक नोडल एजेंसी है, भारत सरकार की का उपक्रम है और ये नेतृत्व कर रहा है भारत के बायोटेक रिलेटेड स्टार्टअप्स। बायोटेक एक बड़ा उसका कैनवास है, बहुत बड़ा एक ये, उसमें सभी लाइफ साइंसेज स्टार्टअप्स आते हैं और वो नेतृत्व एक इकोसिस्टम बिल्डिंग के द्वारा किया जा रहा है। फंडिंग उपलब्ध कराया जाता है, नेटवर्किंग, ब्रांडिंग, मेंटरशिप और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट फैसिलिटी दी जाती है। तो ये स्टार्टअप्स जो है बहुत ही उनको मदद मिलती है हमारे प्रोग्राम से। और इसके कारण क्या हुआ है कि सारे भारत में एक एक कोने में हमने अपने बायो इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले हैं। 75 के करीब बायो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, रीजनल सेंटर्स हैं और वहाँ के लोकल इंस्टीट्यूशंस की मदद से हम वो उस काम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एमडी बायरेक के डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो बता रहे थे कि बायरेक एक अहम भूमिका अदा करने वाला है भारत को एक विकसित देश बनाने में। कैमरा पर्सन विनय तिवारी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकार से समृद्धि दलहन में आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कार्यक्रम में अमित शाह तूर उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। सहकारिता मंत्रालय का कहना है कि किसान केंद्रित इस पहल का उद्देश्य तूर दाल उत्पादकों को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की ओर से खरीद, सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से बेहतर कीमतों के साथ सशक्त बनाना है, जिससे घरेलू दाल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयात निर्भरता कम होगी। इसके तहत उपभोक्ता मामले विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार नाफेड और NCCF के पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से दालों के बफर स्टॉक के लिए खरीदी जाएगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य या बाजार मूल्य जो भी अधिक हो उसका भुगतान किसानों को सीधा किया जाएगा। और अब खबर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की नेपाल यात्रा से जुड़ी हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नेपाल के 2 दिवसीय दौरे पर काठमांडू पहुंचे। यहां यात्रा नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद
सऊद के निमंत्रण पर हो रही है। इस दौरान काठमांडू में भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की स्थापना 1987 में की गई थी और यह द्विपक्षीय साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर प्रमुख राजनीतिक नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि नेपाल पड़ोसी प्रथम नीति के तहत भारत का प्राथमिकता वाला भागीदार है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के साथ भारत के संबंधों पर कहा है कि यदि हम ज्यादा भारत होते तो चीन के साथ हमारे संबंधों के बारे में कम गुलाबी नजरिया होता। दिल्ली में कल अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स के विमोचन के अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने चीन पर भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच नोट और पत्रों के आदान प्रदान का जिक्र करते हुए ऐतिहासिक रिकॉर्ड का हवाला दिया। I think if he had been more Bharat, we would have had a less rosy view of our relationship with China. That a lot of what in our, especially our first decade, I think, and this is not something which is my fantasy. I mean, there is a kind of a record out there. There's an exchange of, notes, letters between Sardar Patel and Pandit Nehru on China. And they have very starkly differing views about it. So I think what happens is, in a sense, there is a certain, I would say, a kind of a left-wing ideology which was very strong in that period, which in China, and similarly, there's very ingrained hostility towards the United States. और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई खबर, जहां अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर ईडी की छापेमारी और गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। इस मामले पर भाजपा नेता हरीश खुराना ने कहा है कि केजरीवाल 3 बार से जानबूझकर ईडी के नोटिस से बच रहे हैं। ईडी के सम्मन को जानबूझकर इवेट कर रहे हैं। कानून के तहत कानून आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कानून से ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट विपाशना है। कानून से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के चुनाव है। लेकिन ईडी के सवालों के जवाब देना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ईडी को अपने सवालों के जवाब चाहिए। मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ वो आएंगे या नहीं आएंगे। आप कब तक भागेंगे अरविंद केजरीवाल साहब? असली मास्टरमाइंड जो हैं इस पूरे भ्रष्टाचार के, वो अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी से भाग रहे हैं और जांच एजेंसी गिरफ्तार करेगी तो ऐसा विलाप कर रहे हैं। शराब जो है शरीर और आत्मा का नाश करती है, पर इस शराब ने तो अरविंद केजरीवाल के चरित्र का भी नाश किया है। आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि चोरों की बारात शोर मचा रही है, विलाप कर रही है कि हाय अरविंद, हाय अरविंद। अरे जब चोरी की थी, भ्रष्टाचार किया था, उस समय ध्यान नहीं आया था। जांच एजेंसी से भाग रहे हैं आप। 3 बार बुलाने के बाद आप पेश नहीं हो रहे हैं और अब विलाप कर रहे हैं कि हाय हम गिरफ्तार हो सकते हैं। अरे जांच एजेंसी आपको बता के करेगी क्या? कानूनी प्रक्रिया का पालन आपको करना था अरविंद केजरीवाल, आप नहीं कर रहे। मैं आज भी आपको सलाह देता हूं, आप अपने आप को कट्टर ईमानदार होने का दावा करते हैं, जाइए साक्ष्य रखिए जांच एजेंसी के सामने। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगी। याचिका में महुआ मोइत्रा ने दिल्ली सरकार से संपदा निदेशालय द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी है। आदेश के तहत महुआ मोइत्रा का सरकारी आवास 14 दिसंबर से रद्द कर दिया गया था और 7 जनवरी 2024 तक इसे खाली करने का निर्देश दिया गया। महुआ मोइत्रा ने अदालत से आग्रह किया गया कि संपदा निदेशालय के आदेश को रद्द कर दिया जाए या वैकल्पिक रूप से 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने तक आवास पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी जाए। मोइत्रा को अनैतिक आचरण का दोषी ठहराया गया था और 8 दिसंबर को व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से उपहार स्वीकार करने और उनके साथ संसद वेबसाइट की यूजर आईडी और पासवर्ड साझा करने के लिए लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था।
श्रमजीवी विस्फोट कांड के मामले में दोषी करार दिए गए 2 आतंकवादियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। 28 जुलाई 2005 को श्रमजीवी विस्फोट कांड हुआ था, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी और 62 यात्री घायल हो गए थे। जौनपुर कोर्ट ने हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन और नफीकुल विश्वास को दोषी मानते हुए मृत्यु दंड का ऐलान किया है। हिलाल पर ट्रेन में बम रखने और नफीकुल पर विस्फोट कांड में सहयोग का आरोप है। मामले में बांग्लादेशी आतंकी रोनी उर्फ आलमगीर को और आतंकी अबरू रहमान को 2016 में मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई थी। दिल्ली एम्स में आज सुबह आग लग गई। ये आग डायरेक्टर ऑफिस में लगी। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिस पर काबू पा लिया गया है। आग से किसी प्रकार के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, केवल कुछ सामान को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली कैंट में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का गणतंत्र दिवस शिविर 2024 शुरू हो गया है। इस शिविर में देश भर के सभी निदेशालयों से चयनित होकर कुल 2274 कैडेट हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इनमें 907 छात्रा कैडेट भी शामिल हैं। युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत इस बार 25 देशों के कैडेट भी शिविर में पहुंचेंगे। और क्या खास होने वाला है इस गणतंत्र दिवस शिविर में, इस पर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह से। एनसीसी का रिपब्लिक डे कैंप आरंभ हो चुका है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। सर, इस बार एनसीसी कैंप में एनसीसी के ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड बहुत अव्वल है और दूसरी खास बात है इसमें जो गर्ल्स कैडेट है उसकी संख्या में वृद्धि हुई है और तीसरा इस कैंप में 25 कंट्रीज़ के एनसीसी कैडेट्स एचओडीज भी हिस्सा लेंगे। इस बार से छात्रा कैडेटों का दल दिखाई देगा और क्या खास होने वाला है? एनसीसी कैंप में वेरियस एक्टिविटीज़ होंगी। हमारे वेरियस प्रतिनिधि इसके अंदर आके विजिट करेंगे। इसका उद्घाटन ऑनरेरी वाइस प्रेसिडेंट करते हैं और इसका कल्मिनेशन होता है पीएम रैली के साथ में। और इसके अंदर एक हॉर्स राइडिंग कंपटीशन भी होता है और एक हम स्किल मंथन भी करेंगे, जिसमें वेरियस जो स्किल के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। और एक और भी होगा वीरों की कहानी, वीरों की जवानी, जो हमारे अवार्ड विनर्स हैं वो आकर के हमारे एनसीसी कैडेट से मिलते हैं। इस बार कुल कितने बैंड इस बार शामिल हो रहे हैं? इस बार हमारे एनसीसी कैंप में 4 बैंड्स हैं, 2 बॉयज़ के 2 गर्ल्स के। और जैसे कि मैं कई बार बोलता हूँ, एनसीसी में बराबरी है बॉयज़ और गर्ल्स की हर एक्टिविटीज़ में, हर प्रतियोगिता में। पिछले सालों की अपेक्षा इस बार कुल कितने अधिक कैडेट शामिल हो रहे हैं? इस बार तकरीबन 200 कैडेट्स एक्स्ट्रा और जो कि गर्ल्स कैडेट्स हैं एक्स्ट्रा, वो कैंप में शामिल हो रही हैं। इन कैडेटों को कहाँ कहाँ जाने का मौका मिलेगा और कौन कौन से वीआईपी हैं जिनके समक्ष इनको अपनी प्रस्तुति करने का मौका मिलेगा? इस कैंप के अंदर हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, ऑनरेबल आरएम और ऑनरेबल आरआरएम, सीडीएस, तीनों सर्विसेज के चीफ, डिफेंस सेक्रेटरी। और उसके बाद उनको मौका मिलता है हमारे वॉर मेमोरियल में जाने का और उसके बाद इनको मौका मिलता है प्रधानमंत्री के एट होम करने का, प्रेसिडेंट के एट होम करने का। 25 कंट्रीज़ के जो कैडेट्स आएंगे उनके साथ में भी, इनके साथ में उनका इंटरेक्शन होता है। तो ये थे एनसीसी महानिदेशक जो बता रहे थे किस तरह से रिपब्लिक डे कैंप के अंदर 25 देशों के कैडेट भी इस बार शामिल होने जा रहे हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर से एक और जुड़ी खबर। एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में पहली बार उत्तर पूर्व से केवल छात्रा कैडेटों का बैंड भी दिल्ली पहुंचा है, जिसमें 13 से 15 साल की छात्रा कैडेट हैं। उत्तर पूर्व की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाली ये नन्ही छात्रा कैडेट नारी शक्ति को प्रदर्शित कर रही हैं। दिल्ली आकर कितना उत्साहित है ये छात्रा कैडेट, इसका जायजा भी लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। एनसीसी के रिपब्लिक डे कैंप के अंदर एनईआर डायरेक्टरेट से 45 छात्रा कैडेट भी हिस्सा ले रही हैं। एक बार हम पहली बार एनईआर से आए हैं, हम एनईआर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अच्छी तरीके से। कौन कौन सी धुनें बजाते हैं जिसको आपको बजा के बहुत अच्छा लगता है?
हम बहुत सारी ट्यून बजाते हैं, जैसे कि कदम कदम, विजय भारत, ताकत वतन की हमसे है, हम होंगे कामयाब, ए वतन, और बहुत सारी सॉन्ग्स हैं। दिल्ली आकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, एक तरफ से सपना भी पूरा हो रहा है, रिपब्लिक डे परेड करने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ और भी छात्रा कैडेट हैं, बात करते हैं। छोटी छोटी छात्रा कैडेट दिखाई दे रही हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है दिल्ली आकर? दिल्ली आकर बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ और भी छात्रा कैडेट हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए यहाँ ड्रम लेकर आई हैं छात्राएं। आप बताइए, पहले सबसे छोटी हाइट आपकी दिखाई दे रही है, कितना उत्साह लगता है जब बैंड बजा रहे थे आप? बहुत अच्छा लगता है बैंड बजा के, एंड लाइक एक्साइटेड भी होते हैं जब बैंड बजाना होता है, इससे बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक्साइटमेंट से करते हैं ये सब। दिल्ली में कैंप कर रहे हैं, तो कैसा लगा दिल्ली आकर? बहुत अच्छा, अमेजिंग। क्या नाम है, कौन सी क्लास से हैं? मेरा नाम प्रियाक्षी दत्त है और मैं क्लास 8 से हूँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं गुवाहाटी, असम। आप बताइए, आप ड्रम बजाते हुए बहुत स्माइली चेहरा था आपका, कैसा लग रहा है आपको दिल्ली में आकर? Well, the experience was amazing, and yeah, I'm looking forward to visit again. Are you from? I'm from Kohima, Nagaland. बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे यहाँ पर सपने पूरे हो रहे हैं RDC आने के। अलग अलग धुनों पर कदम ताल करती हुई ये छात्रा कैडेट अपना बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। दिल्ली कैंट में चल रहे इस एनसीसी के कैंप में आकर ये छात्रा कैडेट काफ़ी उत्साहित नजर आ रही हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छता एवं पेयजल विभाग ने साल 2023 में स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के द्वितीय चरण के तहत अभूतपूर्व सफलता पाई है। देश के 85% गांव ODF+ हो गए हैं। इसके अलावा विभाग की अन्य उपलब्धियों पर सचिव विनी महाजन से बात की है हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त स्वच्छता एवं पेयजल विभाग में सचिव विनी महाजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि मैम 2023 में क्या क्या उपलब्धियां मंत्रालय की तरफ से रही हैं, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से रही हैं? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण शुरू हुआ और उसके चलते पिछले साल में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। हमारे गांव जो ODF थे अब ODF+ बहुत बड़ी गिनती में हुए हैं। 4 गुना बढ़ोतरी हुई और अब हमारे 5,15,000 के लगभग गांव अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस ODF+ घोषित कर चुके हैं। इसका मतलब उन्होंने अपने या ठोस या तरल प्रबंध कर लिए हैं। इनमें से बड़ी गिनती में 1,25,000 के करीब गांव ODF+ मॉडल हो चुके हैं। 24 भी आ चुका है 2024, तो इसमें भी कई सारे प्लान्स आपने किए होंगे कि कैसे ज़मीनी स्तर पर जाकर के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को सफल बनाना है। तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी आप करने वाले हैं स्वच्छता को लेकर के? हमारी कोशिश ये है और हम अब सभी राज्यों के साथ विस्तार में विचार करने जा रहे हैं इसी महीने और अपना अगले साल की रणनीति तैयार करने जा रहे हैं। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमने ये जो काम अब इतनी तेज़ी से चल रहा है इसको इस साल संपन्न करने की कोशिश करें। तो जो एसेट्स बनाने हैं, चाहे वो हमारे ठोस कचरे के लिए हो या तरल कचरे के लिए, तरल के लिए सोख्ता पिट्स बनाने हो या किसी और तरीके से गंदले पानी का प्रबंध करना हो, हमें फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने हो, गाड़ियों का प्रबंध करना हो अपने सेप्टिक टैंक खाली करने के लिए या प्लास्टिक वेस्ट के लिए। और इस साल हम चाहेंगे कि ऐसे प्रबंध हम बना दें, गाड़ियों का प्रबंध, उनको कचरे को लेके जाना, सही उसका प्रयोग करना, सही व्यवस्था करनी, कि हमारे सभी गांव स्वच्छ हो जाएं। महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी होगी। ये सब काम हम जानते हैं कि स्वच्छता का काम महिलाएं उसका बीड़ा उठाती रही हैं, बहुत देर से हर घर में महिलाएं इसमें ज़िम्मेवारी लेती रही हैं। अगर वे इसमें अग्रणीय रोल लें, अगर लीडरशिप रोल लें, हम प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम विमेन लेड डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। हम महिलाओं को विकास में केवल उसके भागीदार नहीं बल्कि उसके नेतृत्व में देखना चाहते हैं। और जब ये होगा और महिलाएं आगे जुड़ेंगी, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी, तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी।
तो कामयाबी की ओर लगातार प्रयास हैं स्वच्छ भारत ग्रामीण फेज़ 2 के तहत, और 2024 में भी आपको कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे, कई ऐसे कैंपेन देखने को मिलेंगे जिसमें महिलाएं नेतृत्व करती हुई नजर आएंगी स्वच्छ भारत ग्रामीण के तहत चलाए जा रहे तमाम एक्टिविटीज़ का। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब खबर बदलते मौसम से जुड़ी हुई। राजधानी दिल्ली से लेकर पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में लोगों को हाड़ कपाने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में भीषण से बहुत भीषण ठंड की संभावना जताई है। इस दौरान कोहरे से भी लोगों को मुश्किलें बढ़ रही हैं। वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे ही बना रहेगा। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं इसी कारण कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। न्यूज़ 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 10 के साथ। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम बोलो ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS ज़रूरी है। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। न्यूज़ 10 में एक बार फिर आपका स्वागत। और अब आपको लिए चलते हैं रामनगरी अयोध्या, जो सज संवर रही है और प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार हो रही है। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने राम मंदिर से जुड़ी विशेषताओं की जानकारी दी है, जो इस प्रकार है। मंदिर परंपरागत नागर शैली से बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर 3 मंजिला रहेगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंबे और 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप श्री रामलला सरकार का विग्रह तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप होंगे। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप,
प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। खंभों और दीवारों में देवी देवता और देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा। दिव्यांगजन और वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट होगी। परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, मां भगवती, गणपति और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीताकूप विद्यमान रहेगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। दक्षिणी पश्चिम भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और वहां जटायु प्रतिमा की स्थापना की गई है। मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं होगा। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट आरसीसी बिछाई गई है। इससे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है। मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था तथा स्वतंत्र पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है ताकि बाहरी संसाधनों पर न्यूनतम निर्भरता रहे। 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र पिलग्रिम्स फैसिलिटी सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जहां दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर और चिकित्सा की सुविधा रहेगी। मंदिर परिसर में स्नानागार, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स आदि की सुविधा भी रहेगी। मंदिर का निर्माण पूर्णतः भारतीय परंपरा अनुसार और स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र सदा हरित रहेगा। अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी। चंद्रशेखर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, अयोध्या नगरी सज रही है, संवर रही है, दिव्य और भव्य रूप बन रहा है और परकोटा जैसे जो कभी एक पुराने पौराणिक कथाओं में हम सुनते थे, उस तरीके से एक दीवार जो है वो बनाई गई है और चारों तरफ मंदिर का निर्माण किया गया है। अब अयोध्या को अंतिम रूप जो दिया जा रहा है, इस नगरी को कैसे दिया जा रहा है, तैयारियां? बिल्कुल, देखिए, अयोध्या को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अयोध्या काफी भव्य बनने वाली है। यहाँ पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 तारीख को, और अभी उससे पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री खुद आए थे यहाँ 30 तारीख को। उन्होंने एयरपोर्ट का और रेलवे स्टेशन और साथ ही साथ जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो यहाँ इलाके को समर्पित की हैं। और अभी जो ये जानकारी दी गई है मंदिर के बारे में, इस जानकारी को अगर आप देखिए तो इसमें बिल्कुल अत्याधुनिक तकनीक के साथ साथ जो हिंदू माइथोलॉजी है उसका भी जो अपना वास्तुशास्त्र है उसका भी ध्यान रखा गया है। और साथ ही साथ इसमें आप देखिए कि मंदिर को पूर्णतः पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान वहां पर दिया गया है। भारतीय परंपरा अनुसार व स्वदेशी तकनीक से ये तैयार किया जा रहा है। और 70 एकड़ का जो इलाका है उसमें 70% जो हिस्सा है वो हमेशा हरित रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो एक ग्रीन फैक्टर है उसको भी इसमें ध्यान में रखा जा रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितना भव्य ये मंदिर बनने वाला है। इसमें जो इसका रिलीजियस एस्पेक्ट है उसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो साथ ही साथ अत्याधुनिक तकनीक के साथ साथ ये पूरा ग्रीन कॉम्प्लेक्स रहे और साथ ही साथ वहां पर अपना इनका इंडिपेंडेंट पावर हाउस होगा। मंदिर को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। 25,000 क्षमता के वहां पे एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है।
क्योंकि अयोध्या में जब से अब ये 22 तारीख का इंतजार किया जा रहा है, साथ ही साथ भव्य राम मंदिर के लिए पूरी तैयारियां यहाँ पर कर दी गई हैं। जी। तो यहाँ पर देश विदेश से काफी संख्या में यहाँ पर पर्यटक पहुंच रहे हैं, काफी यहाँ पर भीड़ बढ़ते जा रही है। तो एक ये भी बड़ा फैक्टर होगा कि पूरे शहर में किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट किया जाए, ये सब किया जाए। और मंदिर के अंदर भी सभी तथ्यों को इसमें सामने रखा गया। काफी भव्य ये मंदिर बनने वाला है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ये मंदिर एक बहुत बड़ा उदाहरण बनकर निकलेगा धार्मिक एक पक्ष का, और साथ ही साथ अत्याधुनिक तकनीक और पर्यावरण का पक्ष भी इसमें देखा गया है। जी, साथ ही चंद्रशेखर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभेद सुरक्षा का घेरा भी किया गया है, एआई तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि कोई भी परिंदा पर न मार सके। बिल्कुल, हर तकनीक इसमें इस्तेमाल की जा रही है। आप इसमें देखिए, इसमें इनका अपना सीवर ट्रीटमेंट प्लांट वहां पर होगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहां पर होगा, अग्निशमन के लिए पूरी पानी की व्यवस्था वहां पर होगी, अपना एक इंडिपेंडेंट पावर स्टेशन होगा, ताकि जो बाहरी संसाधन है उस पर कम से कम निर्भर रहा जा सके। जी। और साथ ही साथ आप देखिए, जो आप एक धार्मिक पक्ष की अगर बात करेंगे तो उसमें आप देखिए जो बताया गया है, मंदिर परिसर में जो अन्य मंदिर बनाए जाएंगे उसमें महर्षि वाल्मीकि का मंदिर होगा, महर्षि वशिष्ठ का मंदिर होगा, महर्षि विश्वामित्र का मंदिर होगा, महर्षि अगस्त्य का, निषाद राज का, माता शबरी का, ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित वहां पर मंदिर होगा। तो ये आप समझिए कि हिंदू माइथोलॉजी में, जो हिंदू माइथोलॉजी का अपना एक वास्तुशास्त्र भी है, साथ ही साथ शहरों को बसाने की, मंदिरों को बसाने की जो पुरातन परंपराएं हैं उसको तो ध्यान में रखा ही गया है। लेकिन मंदिर में लोहे का उपयोग नहीं होगा, धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं होगा, अत्याधुनिक तकनीक का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या दूसरी जो अत्याधुनिक तकनीक है वो हो। साथ ही साथ पर्यावरण का भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया है। और क्राउड जो आएगा यहाँ पर, क्योंकि धार्मिक पर्यटन बहुत बढ़ने वाला है, ये पूरा का पूरा इलाका, अब आप समझ लीजिए कि आने वाले सालों में धार्मिक पर्यटन पर ही पूरा का पूरा इलाका, अयोध्या और उसके आसपास का इलाका रहेगा। जी चंद्रशेखर, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए और श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ी सभी विशेषताओं को हम तक साझा करने के लिए। न्यूज़ 18 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और, वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घुरता है, टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका स्वागत है और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में तैयार हो रहा भव्य और दिव्य राम मंदिर दुनिया भर में मशहूर मुरादाबाद के पीतल कारोबारियों और कारीगरों के लिए भी एक अच्छी खबर लेकर आया है। दरअसल इन दिनों मुरादाबाद के पीतल बाजार में पीतल के राम दरबार की मांग बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से व्यापारियों और कारीगरों को ओवर टाइम कर ऑर्डर पूरे किए जा रहे हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पीतल पर बेहतरीन नक्काशी के लिए दुनिया भर में मशहूर मुरादाबाद के पीतल कारोबारी और कारीगर इन दिनों बेहद खुश हैं। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु रामलला के विराजमान होने के चलते मुरादाबाद के पीतल बाजार में पीतल के राम दरबार की मांग बहुत अधिक बढ़ गई है। साथ ही अयोध्या से लेकर देश के कोने कोने और विदेशों तक से
पीतल से बनने वाले प्रभु राम के दरबार की डिमांड बहुत अधिक हो गई है। पीतल कारोबारियों को राम दरबार सप्लाई के लगातार ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं, जिसे पूरा कराने के लिए व्यापारियों को अपने कारीगरों से ओवर टाइम काम कराकर ऑर्डर को पूरा कर भेजा जा रहा है। ये राम मंदिर बनवाना शुरू करा है ये मोदी जी ने, योगी जी ने, तब से राम दरबार का, राम मंदिर का बहुत अच्छा काम चल पड़ा है। राम दरबार की इतनी डिमांड है, जगह जगह राम दरबार जा रहे हैं और कारीगर भी खूब काम में व्यस्त हैं। इधर उधर जितना भी, अयोध्या में तो स्पेशल पीस जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डिमांड बढ़ गई है राम मंदिर की, राम जी की अलग से मूर्तियों की और राम मंदिर के मॉडल की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। डिमांड को पूरा करने के लिए हमने कारीगरों से अपने पहले ही उनको सब सूचित कर दिया था कि इस तरीके से डिमांड आने वाली है, तो वो उस तरीके से ही प्रिपेयर्ड है और लगातार उस पर काम चल रहा है। इस टाइम जो है हमने पहले से ही तैयारी करके रख रखी थी कि हमें उम्मीद थी कि डिमांड निकलेगी और वही हुआ, डिमांड निकली। कम से कम 50 करोड़ रुपए का तो फायदा हो रहा होगा अमरावती के अंदर पूरा टोटल। इस टाइम जो है वैसे भी हमारा दिवाली के बाद मार्केट बिल्कुल डाउन हो जाता है, लेकिन अब किसी राम मंदिर के उससे डिमांड बढ़ गई है। पीतल कारोबारी कहते हैं कि हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि राम दरबार के इतने बड़े ऑर्डर देश और दुनिया भर से उनको प्राप्त होंगे, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत से लगकर माल को तैयार करा रहे हैं। कारखानों को 24 घंटे चलाया जा रहा है। कारीगरों ने बेहतरीन नक्काशी कर राम दरबार के बहुत सुंदर मॉडल बनाए हैं, जो ग्राहकों को बहुत अधिक आकर्षित करते हैं। राम दरबार के करोड़ों के ऑर्डर अब तक तैयार कर भेजे जा चुके हैं। अब तो गिफ्ट के रूप में भी राम दरबार का बहुत अधिक क्रेज बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। उससे पहले आम लोगों को अक्षत निमंत्रण भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। दिल्ली में भी प्रभात फेरी के माध्यम से राम भक्त लोगों को अक्षत निमंत्रण देते नजर आए। दिल्ली में इस अक्षत निमंत्रण का जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देश भर में एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम के नारों के साथ दिल्ली भी गुंजायमान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग हैं वो घर घर जा रहे हैं। सर, किस तरह का आप निमंत्रण दे रहे हैं? हम सभी परिवारों को, सभी व्यक्तियों को निमंत्रण दे रहे हैं कि वो मंदिरों में जाएं और पूजा आरती करें। जिस दिन 22 जनवरी को गर्भगृह के अंदर जब मंदिर आरती हो गई अयोध्या के अंदर, तो पूरे विश्व में हर मंदिर के अंदर लोग जाकर के अपने घरों से निकले और मंदिरों में जाकर के आरती करें। 550 साल के बाद जो एक कलंक वहां पर था, उसको हटाने के बाद भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण, भव्य निर्माण कराया जा रहा है और उसका निमित्त 22 जनवरी को वहां पर उसका प्राण प्रतिष्ठा का पूजन होगा और उसके बाद समस्त देशवासी, पूरे विश्व के लोग इसको, दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाएंगे। आप क्या कहेंगे सर? आप ढोलकी लेकर एक भगवान राम का संदेश देते हैं। जय श्री राम। राम का भक्त हूँ, राम सेवा में लगा हुआ हूँ जी। सारी टीम राम भक्तों की घर घर जाकर निमंत्रण दे रही है। 500 साल के बाद ये समय आया है। हम इसमें जो सामान दे रहे हैं पूजा का, अक्षत हमारे अयोध्या नगरी से आए हुए हैं, अक्षत हैं, एक स्टिकर है भगवान श्री राम का, एक मंदिर का फोटो है और निमंत्रण कार्ड है। अयोध्या नगरी में 22 जनवरी होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के तहत घर घर अक्षत के वितरण का कार्य शुरू हो चुका है और अब निमंत्रण दिल्ली में भी जारी है। यहाँ पर राम भक्त लोगों को निमंत्रण देते नजर आ रहे हैं। किस तरह का निमंत्रण दिया गया है? कुछ लोग हमारे साथ में बात करते हैं। मैडम, किस तरह का निमंत्रण दिया गया है आप लोग? हमें अक्षत दिए गए हैं, घर पे स्टिकर लगाया गया है और हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया हुआ है और हमारे घर क्या पूरी दुनिया में श्री राम पधारने वाले हैं और हम बहुत हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाएंगे, दिए जलाएंगे, फूल लगाएंगे, सब कुछ करेंगे जो दिवाली के दिन होता है। हमें इतने सालों से सालों इंतज़ार करना पड़ा है इस मंदिर को बनवाने के लिए और राम जी को लेकर आने के लिए। हमें बहुत खुशी है। We are so much happy to felicitate this day that after the 500 years, it is a very glorious moment that Lord Rama finally entered in the premises of the Ayodhya, and it's a great pleasure and that a happiest moment of my life that I will personally be there and we will felicitate at about the things we have received, Akshat and all. सबके सभी बहुत प्रसन्न है कि हमारे भगवान राम 550 साल के बाद
संघर्ष के बाद, लाखों लोगों की बलिदान के बाद आज आए हैं। और प्रभु श्री राम ने कृपा करी है कि हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए और भगवान राम को वहाँ पर वनवास से आने के बाद में हम खुशी मना रहे हैं, क्योंकि ये खुशी ऐसी है कि जो 550 साल के बाद हमें मिली है। हमारे पूर्वजों ने हमेशा ये सुना ही है कि हमारा फलाना मंदिर था, हमारे फलानी ये चीज़ थी, हमारी फलानी इमारत थी, पर किसी ने ये नहीं देखा था कि ये आज बन भी रही है। तो ये जो एक गुलामी का प्रतीक था या जो हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ था, इससे हमारा कॉन्फिडेंस वापस आ गया। इस पत्रक के जरिए बताया जा रहा है कि आम लोग किस तरह 22 जनवरी को अयोध्या आए बिना भी प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बन सकते हैं। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अभी ये ब्रेकिंग खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट का मामला सामने आया है, जहां लैब के फायदे के लिए फर्जी टेस्ट कराने के आरोप में एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की मांग की है। तो ये खबर है दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ी हुई, जहां दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक पर जांच की आंच एलजी ने की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की सिफारिश। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश, क्या है ये मामला दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट का ये मामला, जहां एलजी ने अब जांच की मांग की है? देखिए, पहले दिल्ली के अंदर दवाइयों का मामला सामने आता है और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना दवाइयों के लिए जो है पूरी तरह से आदेश देते हैं, सीबीआई के जांच देते हैं। अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक और मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी मरीजों के नाम पर किए जा रहे थे पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट, और उसमें पता लगाना होगा किस तरह से सारे टेस्ट हुए, कहाँ टेस्ट हुए, क्या पेशेंट वाकई में थे या नहीं थे, क्योंकि बहुत जगह पर फर्जी नामों के आधार पर ही टेस्ट कर लिए गए, उनके बड़े बड़े बिल तैयार कर लिए गए। तो ऐसी शिकायत मिलने के बाद दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना ना, उन्होंने इस मामले के अंदर भी सीबीआई की जांच की सिफारिश की है। और जिस तरह से पहले दवाइयों में दिल्ली सरकार घिरती नजर आ रही थी, अब एक बार फिर से ये जो मोहल्ला क्लिनिक है उसके अंदर फर्जी जो टेस्ट हो रहे थे उसको लेकर कहीं ना कहीं फिर से दिल्ली सरकार घिरती नजर आ रही है। और देखना ये होगा कि ये तमाम जो सिफारिश की गई हैं, तो सीबीआई पूरी तरह से इसमें जांच तफ्तीश करेगी, तो पता चलेगा कि किस तरह से ये तमाम घोटाले थे, पहले दवाइयों का घोटाला और अब ये नया जो मामला सामने आया है, फर्जी मरीजों के नाम पर ये पैथोलॉजी टेस्ट और रेडियोलॉजी टेस्ट किए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से दिल्ली की सरकार सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। भावना जी, गिरीश, यहाँ मैं ये भी पूछना चाहूंगी, ये जो मोहल्ला क्लिनिक की बात कही जा रही है दिल्ली की, क्या ये एक ही ऐसा मोहल्ला क्लिनिक है? दिल्ली में ऐसे कई मोहल्ला क्लिनिक है जहाँ पर इस तरीके के फर्जी टेस्ट के बदले जो ये लैब में जो टेस्ट कराए जा रहे थे उसका मामला ही है? देखिए, अभी शुरुआती ये समय है जिसमें अभी दिल्ली के उपराज्यपाल को शिकायत प्राप्त हुई थी कि इस तरह से कुछ मामले सामने आए हैं जिसके अंदर जो फर्जी मरीज ही, मतलब कि वो ऑन ग्राउंड मरीज थे नहीं थे, लेकिन उनके नाम पर पैथोलॉजी टेस्ट होते हैं, रेडियोलॉजी टेस्ट होते हैं, महंगे महंगे टेस्ट कराए जाते हैं। और ऐसे में बहुत से मोहल्ला क्लिनिकों में ऐसे मरीज थे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से फर्जीवाड़ा इसे कहा जा रहा है कि फर्जीवाड़े तरीके से बड़े बड़े बिल तैयार किए जा रहे थे। और कहीं ना कहीं एक तरह से दिल्ली की सरकार फिर से निशाने के ऊपर आ गई है। विपक्ष ने भी, दिल्ली भाजपा ने भी इसको आड़े हाथे लिया है और कहा है कि जिस तरह से लगातार जो दिल्ली की सरकार ईमानदार सरकार होने की बात कर रही थी, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार दिखाई दे रही है। और लगातार विपक्ष दिल्ली के अंदर इन मामलों को उठाता रहा है। चाहे बेशक संख्या बल में दिल्ली विधानसभा में केवल 7-8 विधायक ही भाजपा के हैं, लेकिन वो अपनी बातों को मजबूती से उठाते हैं। और आज भी जिस तरह से ये मामला सामने आया है, दिल्ली के उपराज्यपाल ने जिस तरह से फर्जी मरीजों के नाम पर जो पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट हो रहे थे उसकी सिफारिश की है सीबीआई के लिए, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कह सकते हैं एक बड़ा कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर दिया है दिल्ली सरकार के ऊपर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश, महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो दिल्ली सरकार के लिए एक बार फिर बढ़ चुकी हैं मुश्किलें, क्योंकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई की जांच की है दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट के मामले को लेकर। फिलहाल न्यूज़ एट 10 में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।
सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। न्यूज़ 10 में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। बढ़ते हैं आगे। भारत पहली बार अरबपति कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ साझेदारी करते हुए फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए अपना संचार उपग्रह GSAT-N2 लॉन्च करेगा। यह उपग्रह इस साल की दूसरी तिमाही में लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने एक बयान में बताया है कि उच्च क्षमता वाले इस उपग्रह का उद्देश्य भारत के ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है, खासकर देश के दूर दराज और ब्रॉडबैंड से बिना जुड़े इलाकों में। इस उपग्रह का वजन 4700 किलोग्राम है, जो इसरो की वर्तमान उच्चतम अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण क्षमता 4000 किलोग्राम से अधिक है। KA बैंड का ये उपग्रह उच्च गति वाले ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और डिजिटल वीडियो और ऑडियो ट्रांसमिशन प्रदान करने में सक्षम है। इसकी कवरेज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समेत पूरे भारत में होगी। उल्लेखनीय है कि NSIL ने जून 2022 में अपना पहला मांग आधारित सैटेलाइट मिशन GSAT-24 लॉन्च किया था। ईडी ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के ठिकानों पर छापेमारी की है। मामले में पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह और कुछ अन्यों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। जानकारी के अनुसार धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत यमुनानगर, सोनीपत, मोहाली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और करनाल में भी ये छापेमारी चल रही है। उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास 2 दूरदराज के गांव में 75 साल का अंधेरा आखिरकार खत्म हो गया है। कुपवाड़ा के केरन क्षेत्र में कुंडिया और पतरू गांव में आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार बिजली पहुंची है और ये प्रयास समृद्ध सीमा योजना के तहत किया गया है, जिसके तहत 250 kV सब स्टेशन बनाए गए हैं। ये 250 kV सब स्टेशन बनाए गए हैं। KPDCL इलेक्ट्रिक डिवीजन कुपवाड़ा द्वारा रिकॉर्ड 2 महीने में ये काम पूरा किया गया है। स्थानीय निवासियों ने इस पर खुशी जताई है। खुशी का दिन हम लोगों के लिए 1947 से लेकर आज तक किसी गांव में बिजली ना थी, अंधेरा था, लेकिन आज उजाला हो गया। तो इसके लिए मैं मोहतरमा डिप्टी कमिश्नर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ अपने LG इंतज़ामिया का, अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और अपने खुसूसन खासकर अपने जो हमारे हिंदुस्तान के जो बहादुर प्रधानमंत्री जी हैं उनका बहुत शुक्रिया। 75 साल के बाद ये हुआ और लोगों के बीच में, मेरे जो हल्का है, हल्के के लोगों के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई कि ये हमने पहली बार देखा कि यूटी के अंदर LG साहब के टीम ने कितना अच्छे तरीके से काम किया, जहां हम लोगों को ये खुशी मिली। सदियों बाद हमने ये रोशनी आज देखी। गवर्नमेंट का शुक्र अदा कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज पहली बार हम देख रहे हैं कि हमारे गांव में भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दी जा रही है। वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट एंड स्पेशली ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। असि शुक्रिया अदा करते हैं जी गवर्नमेंट का। और अब खबरें विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। विकसित भारत संकल्प यात्रा झारखंड के ग्रामीण और शहरी इलाकों में जाकर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बता रही है। झारखंड की राजधानी रांची में विकसित भारत संकल्प यात्रा कारवां विभिन्न पड़ावों से होकर गुजर रहा है, जिसमें हर दिन जनता सहभागिता बढ़ती जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा राजधानी रांची के अपर बाजार स्थित निगम धर्मशाला पहुंची तो विकसित और समृद्ध भारत का सपना संजोए लोगों ने दिल खोलकर उसका स्वागत और अभिनंदन किया। विकास जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेशों को सुना और केंद्र प्रायोजित योजनाओं से अवगत हुए। इस दौरान लाभार्थियों ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जमकर प्रशंसा की।
दुखनी देवी को भी उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, जिसकी खुशी उनकी मुस्कान से साफ झलक रही थी। स्थानीय महिला सुषमा तिर्की ने भी गरीब और कमजोर वर्गों के हित में किए जा रहे कार्यों की तारीफ की और विकसित भारत संकल्प यात्रा के फायदों की चर्चा की। शुगर का जांच हुआ, ब्लड प्रेशर का जांच हुआ, किसी का बदन हाथ में दर्द था, जिसको जैसा आवश्यकता के अनुसार सबों को प्राप्त हुआ। इस दौरान स्थानीय विधायक सीपी सिंह ने सबों को साल 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने की शपथ दिलाई। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वाले का सम्मान करेंगे। विधायक सीपी सिंह और स्थानीय जनप्रतिनिधि सुनील कुमार यादव ने जोर देकर कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है तथा विकसित भारत संकल्प यात्रा समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का माध्यम बन रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जरूरतमंदों के लिए जहां केंद्र सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएं किसी वरदान से कम नहीं है, वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा जनमानस को विकसित राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बनाने का अवसर प्रदान कर रही है। रांची से असीम के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अब खेल से जुड़ी खबर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज दक्षिण अफ्रीका कल के 3 विकेट पर 62 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। इससे पहले भारत ने 153 रन बनाकर पहली पारी में मेजबान टीम पर 98 रन की बढ़त हासिल की थी। इसी के साथ न्यूज़ 10 में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।